देश भर में पांव पसार रहे बर्ड फ्लू का अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं बरेली में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बुधवार तक प्रदेश में कई मंडलों से आए सैंपल की जांच में बर्ड फ्लू संक्रमण नहीं मिला है। कई और जगह से लगातार सैंपल पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि खतरा बरकरार है और सतर्कता की ज़्यादा ज़रूरत है। पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ने एडवाइजरी जारी कर पोल्ट्री फार्मर जैव सुरक्षा का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। IVRI के सेंटर फॉर एनिमल डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोसिस में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल आते हैं। अभी बरेली मंडल, कानपुर मंडल और वाराणसी मंडल के सैंपल की जांच के लिए IVRI में सैंपल भेजे गए थे। कैडरेड में मौजूदा बायोसेफ्टी लेवल लैब में कोरोना के सैंपल की जांच कराई गई है। IVRI प्रशासन का कहना है कि किसी भी सैंपल में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं, हालांकि खतरा बरकरार है। देश के सबसे बड़े पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI ने बर्ड फ्लू को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। पोल्ट्री फार्म के लिए वैज्ञानिकों के नंबर भी जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ कोरोना काल में हुए नुकसान से उबर रहे चिकन के व्यापारी इस नए झटके से चिंतित हैं। बर्ड फ्लू की वजह से चिकन का कारोबार पर असर पड़ना शुरू हो गया है। खुद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ने कर्ड बर्ड यानी कि समय सीमा पार कर चुकी जिंदा मुर्गियों की बिक्री रोक दी है। बरेली में अभी बर्ड फ्लू के कारण चिकन कारोबार पर ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, पर प्रदेश में बर्ड फ्लू का मामला आया तो कारोबारियों को कोरोना के बाद दूसरा झटका जरूर लगेगा। CARI के वैज्ञानिकों ने बताया कि बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पोल्ट्री फार्मर को फार्म पर बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने, बायोसिक्योरिटी मानकों का ख्याल रखने और पक्षियों की सेहत पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। फार्म पर दाना पानी खुला ना रखने और फार्म के आसपास रिफ्लेक्टर लगाने के लिए भी साफ तौर पर निर्देशित किया गया है, ताकि कोई पक्षी उड़कर फार्म में ना पहुंच सके। सर, जानना चाहेंगे कि जो आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, ये बड़ा संस्थान है और पूरे देश में यहाँ से रिसर्च जाती है। देश में इस समय एक बर्ड फ्लू का पैनिक क्रिएट हुआ है और कई राज्यों ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो अपने यहाँ किस तरह की एहतियात ली जा रही हैं और क्या एहतियात आप रिकमेंड करना चाहेंगे बाकी प्रांत के लिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान में अभी जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया में भी आया हुआ है, 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कि बर्ड फ्लू नाम का एक वायरस है वो रिपोर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ नहीं है, ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जो सैंपल हमारे बराबर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में आए हैं, जहाँ भी मृत्यु दर अचानक बढ़ी है वहाँ के सैंपल्स आए हैं, तो चेक किया तो अभी बरेली में अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिला है। हाँ, भोपाल की लैब से कुछ प्रदेशों के कुछ सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और वो सैंपल्स भी वो हैं जो प्रवासी पक्षियों के हैं, वो हमारे यहाँ के पक्षी नहीं है, मगर क्योंकि ये वायरस बीट द्वारा एक पक्षी से दूसरे पक्षी में जा सकता है, तो इसलिए इस समय सबसे अधिक आवश्यकता ये है कि हम अपने मुर्गियों को या अपने पक्षियों को कैसे बचाएं। उसके लिए हमने भी अपने संस्थान में कुछ अलर्ट जारी किए हैं और कुछ हम चाहेंगे कि जो भी हमारे मुर्गी पालक भाई या किसान भाई जो इस बात को सुन रहे हों, वो उनमें से जो हिदायत को ले सकते हों वो ज़रूर पालन करें। बाहरी लोगों का प्रवेश अपने फार्म के अंदर बिल्कुल बंद कर दें। हमने भी अपने शोध परिषद में खाली व्यक्ति ही नहीं, किसी भी तरीके के वाहन का प्रवेश रोक दिया है। यदि बहुत आवश्यक हुआ, अति आवश्यक में जैसे दवाइयाँ हैं या कोई दाना है या कुछ ऐसी चीज़ होगी तो वो तो जाना ही है। उसके लिए हम पूरे वाहन को सैनिटाइज़ करते हैं, खाली टायरों को नहीं, उसके ड्राइवर से लेकर हर जगह जहाँ भी संभावना हो सकती है कि किसी के जूते से कोई चीज़ आ सकती है, उस हर चीज़ को हम सैनिटाइज़ करते हैं। यही सैनिटाइजेशन का काम आदमियों के लिए है। जो भी व्यक्ति फार्म के अंदर जाएगा वो अपने नीचे पैर के जो सोल होता है जूते का या चप्पल है, उसको जो बाहर एक आपको बनाना पड़ेगा, एक टैंक ज़्यादातर लोगों ने बना रखे होते हैं, चूना भी छिड़का हुआ होता है, नहीं छिड़का है तो छिड़क लें, कम से कम 3 फीट या 4 फीट की रेंज में, ताकि जब आदमी उस पर चले तो उसके 2-3 कदम चूने के ऊपर से होकर निकलें। और जूता एक ऐसा सोर्स है जो कि अंदर वायरस को पहुंचा सकता है। अंदर जाने से पहले हाथ धोएं और बिल्कुल यही प्रक्रिया लौटते समय करें। निकलने के बाद तुरंत हाथ धोएं, फिर से उस चूने पे से निकलें, ताकि आपके जूते, यदि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि वो वायरस अगर कहीं है तो वहाँ ना पहुँच जाए, तो आपको जाते और आते दोनों समय सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो चूक हो जाती है कई बार, पक्षियों को हम पानी देते हैं, दाना देते हैं, तो वो फार्म के दरवाजे के बाहर होता है और अंदर जाके उसको दिया जाता है तो कुछ बच जाता है।
कई बार बिखर जाता है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पानी बिल्कुल भी खुला ना रखें। अगर ज़रूरत है बाहर रखने की तो उसे ढक के रखें। दाना यदि बिखर गया है, गलती से बिखर गया है, तो उसको तुरंत साफ़ कर लें। आने जाने के रास्ते के ऊपर अगर पौधे या पेड़ लगे हुए हैं छाया के लिए, उनकी वो टहनियाँ जो सड़क के ऊपर छाया दे रही हैं, उन टहनियों को इस समय काट दें, ट्रिम कर दें उनको, ताकि वहाँ अगर पक्षी बैठे और उसकी बीट सड़क पर गिरे तो सड़क से किसी साइकिल या किसी पैर से फान तक ना पहुँचे। तो इस समय सड़कों की सफाई रखना, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो, बहुत ज़रूरी है। एक और एहतियात जो हमारे कई बार अनजाने में गलती होती है कि आदमी एक फार्म में जाता है और उसके बाद ये सब करने के बाद दूसरे फार्म में चला जाता है। तो हम लोग इसको इस समय तो ये कह रहा है, हमने अपने यहाँ भी किया है और सारे कर्मचारियों को हिदायत भी दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति, एक फार्म का व्यक्ति दूसरे फार्म में ना जाए। सारा प्रयास इस बात का है कि अगर कहीं कोई ऐसा वायरस है आसपास या कहीं किसी रास्ते से आ रहा है तो फार्म के अंदर न जा पाए। इसके साथ जो हम लोगों ने अपने फार्म में भी किया है और आपसे भी हम अनुरोध करेंगे कि अपने फार्म्स में रिफ्लेक्टर्स आते हैं, एक चमकीले कागज़ होंगे, अक्सर लोगों ने देखा होगा खेतों में लगा देते हैं। तो अपने फार्म के चारों कोनों पे पेड़ों के सहारे या खंबे के सहारे या किसी के सहारे बांधना है। वो रिफ्लेक्टर जब वो हवा चलती है, हिलते हैं, तो जो आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं जो कि पालतू नहीं हैं, वो उस चमक को देख के वहाँ नहीं आते हैं। तो उससे हमारे बाहरी पक्षियों से बचाव हो जाएगा और बीमारी का रास्ता कोई हो नहीं सकता। आदमियों से आ सकती है, जानवरों से आ सकती है, साइकिल से आ सकती है, परिंदों से आ सकती है। तो हम इन सारे रास्तों को बंद कर देंगे तो फार्म में किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जो ये पैनिक इस तरीके का है कि 5 स्टेट्स में रिपोर्ट हो गया है, यूपी में नहीं है, तो किसान भाइयों को भी परेशान होने की या बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी संस्थान द्वारा जो भी यहाँ डिस्पोजल होता है हमारे सरप्लस चीज़ों का, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। आसपास के लोग चिंतित हैं, फार्मर्स हमसे बात करते हैं, हम उनको यही बता रहे हैं कि इस समय वो अपने अगर बाहर के राज्यों से या कहीं से भी अगर पक्षी खरीदते हैं, चूज़े खरीदते हैं, तो फ़िलहाल ना खरीदें, क्योंकि उसमें संभावना हो सकती है कि कहीं दूसरे प्रदेश से या कहीं और जगह से अगर हम लेते हैं तो कहीं बीमारी साथ में ना आ जाए। बर्ड फ्लू का आदमी पर प्रभाव पड़ता है, मगर बहुत कम केस से रिपोर्ट हुए हैं और जब यहाँ रिपोर्ट है ही नहीं यूपी में तो चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप अंडा और मीट खाएं तो एक विशेष बात है भारत सरकार ने सारे देश के लिए जारी की है कि उसको अच्छे से पका के, अगर चिकन खाना है, मीट खाना है तो अच्छे से पक के खाएं, अंडा खाना है तो उसको अच्छे से पकाएं, उबालें और जिस तरीके से पकाएं वो गर्म होकर ही पकना चाहिए, 70 डिग्री से ऊपर जाना चाहिए उसको, तो उससे कोई नुकसान आदमी में नहीं हो। वहीं आज बरेली में होमगार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, जिस पर आला अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते होमगार्ड आत्महत्या करने पर मजबूर है और अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा है। होमगार्ड ने बताया कि इस बात की शिकायत होमगार्ड डीआईजी से भी कर चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब होमगार्ड अपने हक की लड़ाई के लिए हर संभव प्रयास करने में लगा है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड कर्मचारी एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पिछले दिनों बिना बताए होमगार्डों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। इसके संदर्भ में होमगार्डन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी अपनी बात पहुंचाई थी, जिसके बाद होमगार्डों को बहाल तो कर दिया गया, पर अभी तक ड्यूटी ना मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हैं। होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि हमारे 16,590 होमगार्डों के रोजगार छीन लिए गए हैं, जिसके चलते होमगार्डों ने अपने जिला कमांडेंट के सामने अपनी बात रखी, पर उन्होंने भी ये कहकर बात को टाल दिया कि आप लोगों की ड्यूटी शासन स्तर से हटाई गई है। उचित आश्वासन न मिलने के कारण होमगार्डों ने जिलाधिकारी द्वारा अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था, जिसके बाद बहाली तो हुई, लेकिन ड्यूटी का अभी तक कुछ पता नहीं है। गत 7 जनवरी से हमें ड्यूटियां मिलनी थी, जो अभी तक नहीं मिली है, जिसका शासन से आदेश 4 जनवरी को ही आ गया था। होमगार्डों का कहना है कि जब हमने जिलाधिकारी को अपनी बात कहने के लिए ज्ञापन दिया था तो हमारे ही विभाग के अधिकारी हमारे पीछे पड़ गए थे। उनका कहना था कि इन होमगार्डों को चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनसे 1000 या 2000 लेकर इनको छोड़ दो। होमगार्ड उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने यह भी बताया कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। आप तो जानना चाहेंगे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रखी, क्या मुद्दा है? सबसे पहले मैं समस्त मीडिया बंधु भाइयों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूं।
और मैं अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह हूँ। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि नव वर्ष के 100 अवसर पर हमारी 16,590 होमगार्डों का रोजगार चला गया। रोजगार जब मैंने जिला कमांडेंट बरेली से बात की तो उन्होंने कहा कि शासन स्तर से आपकी ड्यूटियां हटाई गई, जबकि शासन स्तर का कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है ये विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। हमने शांति रूप से जिला अधिकारी महोदय बरेली को एक ज्ञापन सौंपा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी 4 दिन के अंदर समस्याओं को सुनते हुए और हमारी ड्यूटियां वापस कर दी। जब हमारी ड्यूटियां वापस हो गई, 7 तारीख को हमारी ड्यूटियां लगनी थी, लेकिन बरेली जनपद नहीं पूरे प्रदेश में एक भी ड्यूटी अभी तक नहीं लगी है। मुख्यालय से ऐसा कोई आदेश नहीं आया, लेकिन शासन आदेश आ गया 4 तारीख को। उसके बाद हम लोगों को जो मीडिया द्वारा फोटो निकाले गए थे, वो लगभग 50-60 होमगार्ड शांति रूप से ज्ञापन देने गए थे जिलाधिकारी महोदय को, तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इन होमगार्डों के फोटो चिन्हित करो, इनको या तो छोड़ दो या इनसे 1,000-2-4 हज़ार रुपये ले लेके इन्हें चेतावनी दे दो। और हम नेतागणों पर कार्रवाई का शिकंजा कसा हुआ है, नोटिस तैयार हो गए हैं। और जबकि कमांडेंट डीआईजी महोदय उच्च पद पर होते हुए उन्होंने धरना किया और मीडिया द्वारा फोटो वायरल हुआ उनका। अगर एक होमगार्ड पर कार्रवाई हो सकती है तो डीआईजी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध काम किया, जबकि वो परमानेंट है, 2 लाख रुपए वेतन उठाते हैं। कौन डीआईजी? रंजीत सिंह डीआईजी ने धरना प्रदर्शन किया, जबकि उनका कमांडेंट खुलेआम पैसे वीडियो वायरल हुई, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने अपने पेट की रोजी के लिए हक आवाज़ उठाई तो हमारे लिए विभाग से निकालने की धमकी दी जा रही है, नोटिस दिया जा रहा है। बरेली जनपद में लगभग जब से प्रीति शर्मा जिला कमांडेंट आई हैं, ना तो समय से ड्यूटी लगी है और ना समय से हम लोगों का वेतन निकला है, जो भत्ता मिलता है वो भी नहीं निकला। और प्रीति शर्मा 31 तारीख को ड्यूटी निकालती, जब तक पैसे की वसूली होकर आ जाती तभी ड्यूटी निकलती है, जबकि 120 होमगार्ड प्रीति शर्मा के कोटा से लगते हैं, जो कि अधिकारियों के लगातार वही होमगार्ड चलते हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। और जो होमगार्ड 1500 रुपया भेज देता है उसकी ड्यूटी वहीं आ जाती है। अगर जांच की जाए तो 3 वर्ष, 4 वर्ष में अधिकारियों के यहाँ वही होमगार्ड मिलेंगे, जबकि संविधान है हर होमगार्ड की हर महीना ड्यूटी बदलनी चाहिए। और 15 तारीख तक शासन आदेश है कि 15 तारीख तक होमगार्ड की ड्यूटी लग जानी चाहिए और कहाँ लगनी है सबको पता लग जाना चाहिए। और 15-16 तारीख तक होमगार्ड का जो भत्ता बनता है वो निकल जाए, ऐसा कोई काम नहीं होता है, शासन आदेश है। और प्रीति शर्मा जब से कमांडेंट आई हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार की नींव तोड़ दी है। इनकी वजह से एक होमगार्ड आत्मदाह मुख्यालय में कर लिया। होमगार्ड आंवलाकर रामनगर कंपनी का रहने वाला था, बेचारा भागता रहा, उसका बर्खास्त कर दिया, उसमें आत्मदाह कर लिया, मर गया। एक होमगार्ड पर 307 का मुकदमा लिखा दिया, उसकी मां मर गई दहशत में कि उसको बेचारा भाग गया, बरेली छोड़ के भाग गया। एक कंपनी कमांडर का पैर टूट गया इनकी वजह से। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है बरेली के अंदर, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई उच्च अधिकारी एक्शन नहीं लेता, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है होमगार्ड विभाग में। वहीं जिला कासगंज के कस्बा मोहनपुर में स्थित गौशाला के केंद्र पर गायों के साथ लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां गायों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है। वहीं मोहनपुर के गौ सेवकों द्वारा कदम उठाया गया, जिसमें रोज सुबह जाकर गायों को भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, कई बार मोहनपुर नगर पंचायत के अधिकारियों से गिरीश चंद्र द्वारा बात भी की गई, पर कोई नतीजा नहीं हुआ। जहां लोग सर्दियों में सुबह रजाइयों में सोते हैं, वहीं मोहनपुर के गौ सेवक गायों की सेवा करने सुबह रोज 5 बजे अपने घर से निकल जाते हैं और गायों की देखभाल करते हैं। सभी गौ सेवा समाचार इंडिया के माध्यम से ये चाहते हैं कि गायों को पर्याप्त मात्रा में भोजन, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए। लगभग 2 महीने पहले कस्बा के रहने वाले गिरीश चंद्र वर्मा ने ये कदम उठाया कि वो अपने पैसे से रिक्शा खरीदकर नगर में घूम घूम कर घर घर जाकर रोटी सब्जी जो कुछ भी होता है वो एकत्रित करके गायों को सुबह शाम पर्याप्त मात्रा में भोजन दे सके। साथ ही नगर में चंदा करके जो पैसा एकत्रित होता है उससे खरीद कर गायों को भोजन दे सके। गौ सेवा गिरीश चंद्र और ये मेरे सहपाठी हैं। ये गौ सेवा के लिए सब लोग आते हैं। जब मैं 1.5 महीने पहले यहाँ गौशाला में आया गौ माता को रोटी डालने के लिए, तो इनकी हालत बहुत ही खराब थी। 2-3 गायें यहाँ उठने के लिए मजबूर थी, उठ नहीं पा रही थी। और यहाँ ना कोई भूस की व्यवस्था थी, ना कोई हरी कुटी की व्यवस्था थी। तो हमने प्रण किया आज से हम गौ माता की सेवा करने आएंगे। अकेले पहले हम आए तो आज इन साथियों का सहयोग मिला है हमें गौ सेवा के लिए। जब इन साथियों का सहयोग मिला तो हम अपने लोग रात अब इकट्ठा करके लेके आते हैं।
प्रशासन की तरफ से ना हमें कोई राता मिल रहा है, ना कोई हरा चारा मिल रहा है। हरे चारे की बोलते हैं तो आज आएगा कल आएगा, 10 दिन से कोई कुटी भी नहीं आई है। 10 दिन हो गए, हम सूखा भूस डालकर उसमें अपनी तरफ से जो रातब लाते हैं उसकी ही सानी लगाते हैं, उससे ही गौ माता की सेवा करते हैं। कोई हमें प्रशासन से सहायता नहीं मिल रही है। कहने पर कह देते हैं कि अभी उससे ऊपर से कुछ आ नहीं रहा है, हमारे खाते में रुपए नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।